अपने यूट्यूब चैनल यूपीपी एग्जामिनेशन पॉइंट पर। आज 29 न्यूज़ है और आज के जो विभिन्न हिंदी समाचार पत्र हैं उनकी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उस पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, अर्थव्यवस्था के 8 बूस्टर डोज दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि जो कोरोना महामारी थे इससे जो है अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा था और इस जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं उनको राहत देने के लिए 6.28 करोड़ रुपए का जो है पैकेज गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है, जिसमें कुछ नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं और कुछ पुरानी योजनाओं में ही विस्तार किया गया है। ठीक है साथियों, और इसी को हम स्टिमुलस भी कह सकते हैं। और ये हमने अर्थव्यवस्था का जो चौथा या पांचवा लेक्चर था उसमें कवर किया था कि कैसे मंदी और जो आर्थिक वृद्धि जब नीचे जाने लगती है तो उसमें बढ़ोतरी के लिए, आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्टिमुलस दिया जाता है। तो उसको भी हम कह सकते हैं कि एक टाइप का स्टिमुलस ही है। आप इसके लिए जो है अर्थव्यवस्था की सीरीज का प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख लेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं 8 क्षेत्र जो है में कौन कौन सी योजनाएं में लॉन्च किया जा रहा है। पहले देखिए, पहला है पीएम गरीब कल्याण अनाज योजना। ये जो है 26 मार्च 2020 को ही घोषित की गई थी और इसके अंतर्गत क्या है कि कोरोना से प्रभावित गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा और सेकेंड वेव में इसके अंतर्गत जो है 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है और लगभग 2.27 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दूसरा देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 11,000 से ज़्यादा पंजीकृत टूरिस्ट गाइड को 1 लाख तथा 1 लाख पर्यटन एजेंसी को 10 लाख तक का कर्ज देने की बात कही गई है। और ये जो कर्ज होगा वो 100% गारंटी के साथ होगा और 5 लाख पर्यटकों को बीमा दिया जाएगा। बीमा मतलब वीज़ा मुक्त दिया जाएगा। ठीक है, 5 लाख पर्यटकों को वीज़ा मुक्त दिया जाएगा। ठीक, और इसमें कहा गया है कि 2.2 लाख करोड़ खर्च किए थे विदेशी पर्यटकों ने 2019 में। ठीक है, आगे कहा गया है बच्चों के सेहत पर फोकस करने के लिए आईसीयू, वेंटिलेटर, बेड, एम्बुलेंस बढ़ाए जाने के लिए भी खर्च का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य ढांचा में सुधार के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहरों में स्वास्थ्य ढांचा के सुधार के लिए 50,000 करोड़ और जबकि अन्य क्षेत्रों में 60,000 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है। आगे फिर ऑक्सीजन संयंत्र के लिए 2 करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। और फिर आगे देखते हैं, साथ ही साथ छोटे कारोबारियों को भी 1.2 लाख तक का लोन देने की बात कही गई है। साथ ही कृषि में अतिरिक्त सब्सिडी भी देने की बात कही गई है। ठीक है, अभी तक डीएपी और एनपीके में ही दिया जाता है, इसमें भी अब अतिरिक्त जो है सब्सिडियां दी जाएंगी। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कि जो रोजगार के लिए संकट पैदा हो रहा था उस समस्या को दूर किया जा सकेगा। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, जो अटॉर्नी जनरल थे भारत के वेणुगोपाल, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। अब देखते हैं हम अटॉर्नी जनरल होते कौन है और क्या संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किया गया है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको हटाया जाने का प्रावधान संविधान में निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यभार धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति किसी भी समय इनको हटा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी समय इनको हटा सकता है। अब इनकी जो पारिश्रमिक होती है वो निर्धारित नहीं की गई है संविधान में, इसको जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इनकी योग्यता जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो योग्यता होगी वही होगी। कहने का तात्पर्य है कि वो भारत का नागरिक, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का या किसी हाई कोर्ट में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष का जो है न्यायिक अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में या 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में। साथ ही साथ यह एक प्रावधान और भी है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि यह जो है न्यायिक मामले में बहुत ही योग्य हैं तब भी वो नियुक्त कर सकता है। अब देखिए इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, सदन
सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, संसद की किसी सदन की जो समितियाँ होती हैं उसमें भी ये भाग ले सकते हैं और वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये मतदान में हिस्सा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतदान में केवल ये भाग नहीं ले सकते हैं, बाकी सारे काम ये कर सकते हैं। और एक संसद सदस्य की तरह इनके जो भत्ते और विशेषाधिकार होते हैं वो एक संसद सदस्य की तरह मिलते हैं। इस बार इस स्टेटमेंट पर कई बार क्वेश्चन पूछ के फंसा चुका है, ठीक है, यूपीपीसीएस भी और यूपीएससी भी। क्या कह रहा है कि एक संसद सदस्य की तरह भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं अटॉर्नी जनरल को। बस ये याद रखिएगा, मतदान का अधिकार नहीं है, बाकी सभी अधिकार हैं जो एक संसद सदस्य को होते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, इसे निजी प्रैक्टिस करने की कार्रवाई करने की रोक नहीं है, ये अपने निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, एक शर्त ये है कि जो ये निजी प्रैक्टिस करेंगे वो जो है जो निजी प्रैक्टिस करेंगे वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है भारत की मिसाइल ब्रिगेड में शामिल हुई अग्नि प्राइम। अग्नि सीरीज की एक नई मिसाइल लॉन्च हुई है, ठीक है, वो सीरीज आई है जिसे अग्नि प्राइम कहा जा रहा है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 यहाँ तक आ चुकी है। अग्नि क्या है, एक सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और जो अग्नि 1 है ये 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है, अग्नि 2 2000 तक, अग्नि 3 3200 तक, अग्नि 4 3500 तक, अग्नि 5 5200 तक, मतलब 5200 तक लगभग। अग्नि प्राइम 1000 से 2000 के बीच तक मारक क्षमता है इसकी, ठीक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब परमाणु क्षमता से युक्त है, परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। और इसमें अभी ये कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो ये ओडिशा तट पर जो अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ से मोबाइल लॉन्चर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी खासियत क्या है, जो अग्नि प्राइम है, यह छोटी और बेहद हल्की होती है जिससे परिवहन में आसानी होती है और कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, चाहे सड़क से या मोबाइल लॉन्चर से ही। मोबाइल लॉन्चर कहने का मतलब है चलती ट्रक को भी, ये चलती ट्रक से भी लॉन्च कर सकते हैं, तो वही मोबाइल लॉन्चर हो गया, ठीक है। अब देखिए डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका काम क्या है कि रक्षा से जुड़े रिसर्च की ये अग्रणी संस्था है देश की, ठीक है साथियों। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, इस साल दिसंबर में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा इसरो। अब इसरो जो है गगनयान, जो भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है जिसे 2022 तक जो भारत की 75वीं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है उस पर जो है गगनयान लॉन्च करना है, जिसके अंतर्गत है कि मानव युक्त अंतरिक्ष यान रहेगा और जिसमें 3 व्यक्ति रहेंगे और 7 दिनों तक ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा, ठीक है। अब इसके पहले इसरो क्या कर रहा है कि 2 जो है वो मानव रहित उड़ाने अंतरिक्ष में प्रायोगिक तौर पर लॉन्च करेगा। तो दिसंबर पहला जो है इसी माह के, इसी वर्ष के 2021 में दिसंबर में ही वो लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है साथियों। अब इसरो के बारे में समझ लेते हैं। इसरो क्या है कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये भारत की अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगला न्यूज है, टीकाकरण में भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। अब सबसे ज़्यादा अगर टीकाकरण देखा जाए तो जनसंख्या, सबसे ज़्यादा संख्या के तौर पे तो अमेरिका में हुआ है 32.33 करोड़ खुराक जो है टीके लग चुके हैं, जबकि भारत में 32.36 करोड़ की टीका लग चुका है। तो इससे यह जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। अब ये तो, लेकिन जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है तो अमेरिका की तुलना में अगर वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा हमने सफलता नहीं प्राप्त की है। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। ओपन सोर्स हुआ कोविन प्लेटफॉर्म। कोविन प्लेटफॉर्म क्या है, जिसके थ्रू आप टीका के लिए जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये कोविन प्लेटफॉर्म का ही आरोग्य सेतु में जाके कोविन प्लेटफॉर्म का ही यूज करते हैं, जिसके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलता है और आपके फ़ोन पे मैसेज आता है। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ओपन सोर्स का मतलब है कि जो उसका सोर्स कोड है वो सभी के लिए उपलब्ध हो गया है। जो कोविन प्लेटफॉर्म का सोर्स कोड है, कोविन क्या है, जो वेबसाइट ही तो है, एक सॉफ्टवेयर ही है, तो उसका जो है सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो गया है। कोई भी व्यक्ति इसमें जो है जिसके सोर्स कोड है उसमें परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धित कर सकता है और संशोधित भी कर सकता है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़
की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब अगली न्यूज़ देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कोविड-19 से अनाथ बच्चे हुए हैं उनकी देखभाल हेतु तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, इसकी घोषणा योगी आदित्यनाथ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने 29 मई को किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत है अगर जो है किसी बच्चे के माता पिता या दोनों या फिर जो है कहने का मतलब जो कमाऊ सदस्य था परिवार का, उसकी डेथ हो जाती है कोरोना से 2020 में, तो उसे 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। उसे 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चियां होंगी उनकी शादी में 1.101 लाख रुपए देगी सरकार। साथ ही साथ देखिए, जो माता पिता में से किसी की मौत अगर हो गई है और उनकी वार्षिक जो आय है वो 3 लाख से कम भी है, तब भी वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और ये खास बात है कि 10 वर्ष से अगर कम उम्र के निराश्रित बच्चे हैं तो उनको मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, रामपुर स्थित जो बालगृह हैं वहाँ पर रखकर उनकी देखभाल की जाएगी। और बालिकाओं की जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, राजकीय विद्यालय होते हैं वहाँ पर इनकी जो है देखभाल की जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है प्रेसिडेंशियल ट्रेन से जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं को रामनाथ कोविंद ये गए थे कानपुर पहले अपने घर, फिर कानपुर से लखनऊ आए हैं ये प्रेसिडेंशियल ट्रेन से और चारबाग में। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे कि चारबाग में इनके द्वारा देखिए अंबेडकर जी का एक अंबेडकर सांस्कृतिक स्थल का वर्चुअली शिलान्यास किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंबेडकर सांस्कृतिक स्थल का शुभारंभ किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ किया गया था, लखनऊ में किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये चाइना ने जो बहितान जल विद्युत संयंत्र है इसकी 2 इकाइयों को शुरू कर दिया गया है। और ये जो है यांगत्से नदी पर बना हुआ है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो है जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन का खतरा। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि जो है लंबी अवधि में जब मौसम गतिविधियों में जो है परिवर्तन होता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो तापमान हो गया या दाब हो गया या हवा के पैटर्न हो गए, इसमें जो है अगर लंबी अवधि में परिवर्तन हो रहा है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे। और इसका मेन कारण क्या है जलवायु परिवर्तन का, वैश्विक तापन। तो वैश्विक तापन जो होता है उसमें क्या है कि समुद्र तल के स्तर पर या जो है भू स्थल पर की सतह पर जब तापमान में वृद्धि होता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मतलब भूस्थलीय तापन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार होती है, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई या नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो ये जो है ये जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं ये किससे उत्सर्जित होती हैं, तो ये जीवाश्म ईंधन से होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सब सारे जुड़े हैं। तो IIT इंदौर ने अभी एक शोध किया है, उसमें पाया है कि जो हिमालय के ग्लेशियर हैं ये पिघल रहे हैं जिससे कि 1 अरब आबादी प्रभावित हो सकती है। और कहा जा रहा है कि जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां जैसे कि आपकी गंगा, यमुना, सिंध और इधर ब्रह्मपुत्र हो गया, इसमें आगे आने वाले समय में बाढ़ देखे जाने की संभावना है। ठीक है, जो हमारे जिससे जो है 1 अरब आबादी प्रभावित होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब यहाँ है पी साईनाथ को 2021 का फुकुओवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पत्रकार हैं पी साईनाथ, इनको जो है फुकुओवा पुरस्कार दिया गया है 2021 का। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, आज 29 जून है और आज भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये है पीसी महालोनोविच। ठीक है, पीसी महालोनोविच की जयंती पर 29 मार्च को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इससे जो है क्वेश्चन RO 2016 प्रीलिम परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, तो इसको जो है हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या है, भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालोनोविच स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, और इसका विषय वस्तु ही पूछी गई थी। जो है 2016 प्रीलिम्स परीक्षा हुआ था, उसमें इस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय वस्तु पूछा गया था। इसका भी विषय वस्तु हम देख लेते हैं। भुखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना, ये 2021 की जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। शुरू हुआ काला सागर सैन्य अभ्यास। अब ये जो है रूस द्वारा
रूस द्वारा रद्द करने के बावजूद यूक्रेन और अमेरिका ने 28 जून को काला सागर और दक्षिण यूक्रेन में 30 से अधिक देशों के शामिल करते हुए एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, जिसका नाम दिया गया है सी ब्रिज 2021। 2 सप्ताह तक ये चलेगा। कौन सा? सी ब्रिज 2021। इसमें जो है नाटो और अन्य सहयोगियों के जो है सभी सैन्य कर्मी शामिल होंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला है, फिर ट्विटर एक बार विवादों में आ गया है। इसने अभी भारत के नक्शे के साथ भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया क्या है इसने, कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है उसको अलग देश के रूप में दिखाया है, बाद में फिर उसने हटा लिया है। ठीक है, इससे जो है देश में जो है काफ़ी हलचल मची और जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट भी देखने को मिला। ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग मंच है। ठीक है, और इसके जो है कू ऐप जो बनाया गया है भारत द्वारा, वो भी एक जो है ट्विटर जैसा ही माइक्रो ब्लॉगिंग जो है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब जो है जो नए ट्विटर के एक नए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जेरेमी कैसल जो है ट्विटर के नए शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, ये दीपिका कुमारी से संबंधित है। ये एक तीरंदाज हैं, स्टार तीरंदाज हैं भारत की। अभी जो विश्व कप हो रहा था पेरिस में जो है तीरंदाज का, उसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो है महिला के व्यक्तिगत में तथा टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीत के विश्व तीरंदाजी जो रैंकिंग होती है उसमें विश्व में नंबर शीर्ष पे पहुंच गई हैं। ठीक है, तो ये दीपिका कुमारी है। दीपिका पल्लिकर से कंफ्यूज नहीं होना है, दीपिका पल्लिकर जो हैं वो स्क्वैश खेलती हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। भारत में उजाला के तीसरे चरण की होगी तैयारी। उजाला योजना क्या है? उजाला योजना को 1 मई 2016 को बलिया के उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत उन महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाएगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। कि इस उजाला योजना क्या है कि इसके अंतर्गत जो है 18 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाएं हैं उनको मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये साथियों आज का यही वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे हम नए न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। धन्यवाद।